रांझा साहब आपसे भी पूछ लूँ, जजेस की तादाद, आपकी जमात का क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि ये इन्होंने दुरुस्त निशानदेही की। वो अभी बिलाल कियानी का जो बिल था इलेक्शन वाला, वो आया तो प्राइवेट मेंबर बिल था, लेकिन अब आपने उसको एक्ट बना दिया और ये भी आप ऐसे ही करने जा रहे हैं। गवर्नमेंट अडॉप्ट कर लेती है। जहाँ तक ओवरऑल पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर इंटरनेशनली पब्लिश रिपोर्ट्स अगर आप देखें और आप रैंकिंग जो है जुडिशरी की पाकिस्तान की, अगर वो आप इंटरनेशनली देखें इन टर्म्स ऑफ शर्मनाक है, गिविंग जस्टिस, तो वो शर्मनाक है। और ये वो 30 करके सही हो जाएगी या 23 और करके ये सही सिविल कोर्ट से शुरू होती है, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड देन सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट इन इटसेल्फ भी पेंडेंसी की टर्म्स में अगर उसको कैलकुलेट किया जाए तो पेंडेंसी भी बहुत लंबा पलंदा है। वो भी अगर पेंडेंसी ही बुनियाद रखी जाती है कि अल्टीरियर मोटिव, तो कोई भी आप काम रखेंगे उसके साथ अटैच हो सकता है, जिस तरह शेख साहब ने भी फरमाया। सर, जो रेटिंग शर्मनाक होने की वजह है ना, उसकी मैं आपको 2-3 मिसालें देता हूँ। जस्टिस बंदयाल ने 63A का फैसला किया, जो आइन से मावरा आइन के अंदर उसमें प्रोविजन ही मौजूद नहीं है। काजी फायज़ ईसा ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर, इनकी बल्ले के निशान के ऊपर फैसला किया। 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, काजी फायज़ ईसा को और सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आया। अब उन्होंने कहा हमने ये फैसला ही नहीं था दिया। इस वजह से हम दुनिया में शर्मनाक रेटिंग का शिकार है। अगर मुझे आंखों से नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है इलेक्शन, तो ये पता नहीं था कि हमारे फैसले के खिलाफ अगर तो पाकिस्तान में फैसले बिल्कुल आइन और दस्तूर की रोशनी में किए जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट ना किया जाए, तो फिर तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब सिर्फ हम या हमारी गवर्नमेंट्स या कोई और गवर्नमेंट, ये माजी में जुडिशरी की तरफ से कई दफ़ा इस तरह के फैसले होते आए हैं। अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए, प्योरली अगर परफॉर्मेंस को देख लिया जाए, तो यकीन मानिए कई दफ़ा एक बंदे को सज़ाए मौत हो चुकी थी सज़ाए मौत भी होगी, बंदा फांसी चढ़ गया, उसकी अपील जो थी वो उसकी फांसी लगने के बाद आई। इस तरह ये एक वाक़या नहीं है। हमारे जो पोलिटिकल केसेस हैं, भुट्टो का केस, अब अदालत उसके ऊपर माफ़ी मांग रही है कि गलत काम हो गया। नवाज शरीफ को आपने नाअहल कर दिया लाइफ टाइम, अब उसी अदालत ने उसको सारा कुछ अंडू करके क्लीन कर दिया। इमरान खान को अपने 32-33 साल की सजाएं दी हैं, इन्हीं अदालतों से सारी सजाएं खत्म होंगी, इन्हीं अदालतों से सारी खत्म होंगी। अगर इस तरीके से आपका जुडिशल सिस्टम चल रहा है ना, तो ये और अगर कोई 2-4 नीचे गिरने की दर्जे गुंजाइश है ना, तो हम और नीचे गिरेंगे। देखिए, ये मुल्क उस दिन सीधा हो जाएगा जिस दिन इस मुल्क की अदलिया ठीक होगी। ये एक हकीकत आप करने नहीं देंगे, ठीक है? ये कोई भी किसी की बात नहीं है, ये अदलिया खुद फैसला। आप अदलिया को रिफॉर्म होने की बजाय उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। हम कुछ अगर मैनेज करते हैं तो क्या जनरल फैज ने कम मैनेज किया था अदलिया को? किया था, तो इन्होंने केस है वो जो रेफरेंस है, ये सच बताएं तो उसके पीछे कौन से मुलाकात, उसमें जनरल फैज साहब भी थे? नहीं, जनरल फैज अकेला नहीं, जनरल बाजवा का नाम भी साथ है। हाँ ठीक है, क्योंकि नाम आया था डीजीसी का। हाँ जी, अब वो सारे के सारे लोग थे। ठीक है, काजी फायज़ ईसा को उसकी बीवी के ऊपर केसेस करना, ठीक है, ये कहेंगे अब इस तरह हो गया, यहाँ पे प्रेशराइज किया जा रहा है। जैसे शौकत अजीज देखिए, फॉर वंस पाकिस्तान की जुडिशरी जो है, केस की गल कर रहे हैं, अगर ये कौन सा फैजाबाद धरना केस, उसके उसमें नाम आ गया था डीजीसी का। अच्छा, उसमें भी नाम आ गया था। उसके बाद जब ये क्यूरेटिव रेफरेंस और रेफरेंस, ये सब चीजें जहाँ से तैयार हुई थी, काजी फायज़ ईसा साहब वाला जो रेफरेंस आया था, उसके पीछे भी यही लोग थे ना सारे। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। तनाज़े की इब्तिदा वही थी, हाँ, वहीं से शुरू हुआ था। हमें तो पता है उसके बीच में ये सारा खुद बल्कि मानते थे और ये कहा करते थे कुछ लोग कि हम जो माइनिंग करके जा रहे हैं, जो माइनिंग हम करके जा रहे हैं। जब काजी फायज़ ईसा ने वो फैसला दिया था ना, नहीं उसके बाद वो तनाज़ा शुरू हो गया। मेरी गल तो सुन लो, मैं कह रहे हैं कि जो फैजाबाद धरने के हवाले से कह रहे हैं, मेरे भाई को शायद अब इनकी अपनी पार्टी की पोजीशन का पता कोई नहीं है। उस पे जो कमीशन बना था, उसमें इनके जो वजीर थे, नहीं वो नहीं मैं बात कर रहा, जनरल फैज के हक में बयान देके आगे थे। आपका ख्याल है कि वो जाके ऑन रिकॉर्ड उनके खिलाफ बयान देने की किसी पॉलिटिशियन में बशमूल इस गल में छोड़ो, हमारे फिर हाई मॉरल पोजीशन ना लो ना। मतलब आपने एक कोर्ट किया केस में, उस कोर्ट केस में मेरा जिस आदमी ने मैनेज बात कर रहा था, मैं जो रेफरेंस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ बना के था, मैं रेफरेंस बनाने वालों में, रेफरेंस की बुनियाद यही थी। ठीक है, बुनियाद तो वो क्योंकि हमने बैकग्राउंड ब्रीफिंग सुनी हुई है, मुझे पता है कि इश्यूज क्या है। बात यह है कि पाकिस्तान की पार्टीज को आपने कहा इकट्ठा होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। आज तक कौन नहीं बैठा और कहता रहा कि मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ नहीं बैठूंगा? आज भी वो बंदा कहता है कि मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ नहीं बैठूंगा। जब मैंडेट लेके असेंबली में था तब भी वो कहता था इमरान खान मैं नहीं बैठूंगा। ये भी गलत। जब उसने ये आरटीएस सिस्टम बैठा, जब सारा कुछ हुआ, जब कश्मीर का तनाज़ा हुआ, जब कोरोना आया, जब सारा वो प्लेन अटैक्स हुए पाकिस्तान की बाउंड्रीज के अंदर, तब भी उसने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा। ये टेम्परामेंट जो है ना, हमने तो चार मिसाके जमहूरियत तक किया, पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, कहाँ तक तनाज़ात चले गए थे। हम इमरान साहब से कहते रहे कि आए पार्लियामेंट में बैठे,
ये मिसाइल बार ना, लेकिन 13 में से शुरू हुए हम कहने, 13 से लेके 22 तक इमरान खान को मुसलसल ये कहते रहे कि तुम सियासी जमातों के साथ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं बैठे। शाह खबर साहब, इस वक्त ना एक सिचुएशन है जिसमें हम एक सूरत हाल देख रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, फिर हमने रहीम यार खान के अंदर एक सूरत हाल देखी। मुझे लगता था कि अवलीन प्रायोरिटी इस वक्त ये होनी चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी बैठे, पार्लिमान बैठे, डिबेट करे कि नेशनल एक्शन प्लान में कहाँ फ्लॉज थे, कहाँ कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें दोबारा टेररिज्म की स्पिल ओवर हुई है, हमारी सिक्योरिटी की नाकामी कहाँ है, रहीम यार खान में वो रॉकेट लॉन्चर और कहाँ से हथियार आ गए। उसकी बजाय हम जजेस वाले बिल के ऊपर फोकस कर रहे हैं। नदीम साहब, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं जब इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मेरे जहन में बिल्कुल यही था कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है आपका मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और इस वक्त जो बलूचिस्तान में हालत है या KPK के कुछ अजला में, वहाँ पे जो सूरत हाल है, वहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेट की कोई रेट नहीं है। मैं समझता हूँ बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जितने भी टॉक शोज हैं, जितने भी व्लॉग्स हैं और सारे हैं, वो इस इशू पे होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है, देखिए मैं वकार साहब, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप इसको भी थोड़ा सा इसका बेनिफिट उठाएं। अभी आपने खुद फरमाया है ना कि किसने राब्ता किया था इमरान साहब से। अगर आप ये कह रहे हैं कि उनको गवर्नमेंट ने राब्ता किया था, तो मैं समझता हूँ कि खुशाइंद बात है हमारे चीफ मिनिस्टर। देखिए उसकी वजह यह है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दी KPK हैं, उनका राब्ता एजेंसीज के साथ भी होना चाहिए, उनका राब्ता गवर्नमेंट फेडरेशन के साथ भी होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसको आप एक एडवांटेज जो वो करें। नेशनल डिबेट होती है ना मीडिया के ऊपर, आपकी बात में कतई कलामी हो रही है, इसको आमतौर पर गवर्नमेंट एजेंडा सेटिंग कर सकती है कि प्रायोरिटाइज करती है अपने एक्शंस को। इस वक्त पार्लियामान का जॉइंट सेशन हो रहा होता है ना, या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों ब्रीफ करते पार्लियामेंट्री लीडर्स को, तो मैं आज प्रोग्राम में एक लफ्ज भी इधर से उधर ना जाता, लेकिन यहाँ इन्होंने बिल डाल दिया 23 मेंबर करने। मैं यही बता रहा हूँ ना कि दिस इज रॉन्ग। मैं बताऊँ दिस इज रॉन्ग। इस वक्त जरूरत किस अमर की है। मैं समझता हूँ कि तमाम बिजनेसेस छोड़ के आपको इस बलोचिस्तान की और KPK की और जो मियां वाली बता रहे हैं, इसके ऊपर आपको तमाम चीजें मुअत्तल करके पहले उस पे आना चाहिए। KPK बेशतर इजला पूरा आपका बलूचिस्तान और आपका सदर्न पंजाब सारा अनरेस्ट हो चुका है। मैं यही कह, और हमारी प्रायोरिटी क्या है? ये मुल्क होगा तो सब कुछ। जज कैसे काबू करने, हमारी प्रायोरिटी है जज कैसे काबू करने। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, इस वक्त जरूरत है, चूंकि हमारा मुल्क इस वक्त दाखिली, खारजी, इक्तिसादी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पॉलिटिकल अनरेस्ट, और उसमें सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स इस मुल्क के अवाम है, जो कि महंगाई और बिजली के बिलों नीचे पिसे हुए हैं। मैं आपको बताऊं, इसके लिए देखिए सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, PTI की भी है, मौजूदा गवर्नमेंट की भी है, तादियों की भी है। ये कम से कम आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन आपने किसके साथ मुज़ाकरात करके मामलात को आगे लेके जाएंगे? देखिए सिविलियंस को, देखिए मैं आपको बताऊं, आप अगर मुज़ाकरात करें, आपकी ग्रीवेंसेस हैं, बिल्कुल जायज़ हैं, टेबल पे बैठेंगे। आप मेरी बात सुने, आप कम से कम जब पॉलिटिकल डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करेंगे, आपके बहुत सारे हल निकल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि चलें हम साल 1.5 साल हम कोई भी पॉलिटिकल अनरेस्ट नहीं करते, आप चलाएं, मिड टर्म इलेक्शंस पे राजी हो जाएं, कुछ इस तरह की सूरत हाल हो जाए, आप जो इंतखाबी जो कवानीन है उनको ठीक कर लें, कुछ चीजों के ऊपर आप इत्तेफाक कर लें एंड मूव फॉरवर्ड। आपकी बात मैं इनकी बात से भाई हैं, इनकी बात और आपकी बात से दोनों की गल्लां दा जवाब जनाब ने होने क्या कि 7 बजे हुकूमत तो दरवाजे नहीं खुलवा सकती। हाँ, तो जी हुकूमत अपनी जेल के दरवाजे नहीं खुला सकती, सानू तुसी कहंदे ओदे नाल बैठ के गल करो। नहीं, फिर भी करनी पड़ेगी यार, हद होगी। बात उनसे करनी पड़ेगी। मतलब जेल के दरवाजे नहीं खुलवा सकते, यानी कि उनके पल्ले कुछ नहीं है, दे हैव नो अथॉरिटी, दे कांट डिलीवर एनीथिंग, दे कांट रिजॉल्व एनीथिंग। हाउ कैन वी से इनके पास जेल का दरवाजा खोलने का इख्तियार है, उस तक जाने के लिए भी आपको पॉलिटिकल डायलॉग करना है। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी अतात पॉलिटिकल डायलॉग के थ्रू है, तो ये क्यों फिर अतात तारड़ से उन्होंने क्यों बात की है और उससे क्यों पैगाम दिया? अतात तारड़ वहां उसने बात की है, नहीं तो अतात बाकी यूजलेस है, लेकिन अतात तारड़ की बात के ऊपर अली मीन गंडापुर ने सुन के पैगाम दिया कि जलसा मुल्तवी करा। वो अतात तारड़ ठीक है, फिर हमें कह रहे हैं कि जेल के साथ गोल गोल घुमाया। मैं नहीं किया जनाब, शायद सुनिया नहीं जनाब ने गौर ना, जनाब ने शायद गौर ना नहीं सुनिया, जनाब ने गौर ना नहीं सुनिया। मलिक साहब ने क्या बूए खुलाने जोगे नहीं जे, क्या जे बूए नहीं खुलवा सकते, लेकिन तुसी कहे तो जलसा मुल्तवी कर सकते हो। नहीं नांदे कहते उत्ते जरा सूरत हाल पेश की थी, नहीं उनका ना कराओ ना, तुसी ना कहे तो जलसा मुल्तवी करा छोड़ो। You guys put your words in my mouth. ब्रेक ले लें हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले लें।